सुप्रभात। सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और माँ श्वेतांबरी को वंदन करते हुए मैं सभी आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी के स्वस्थ रहने की, कामयाब बनने की और आपके सुरक्षित जीवन की परमपिता परमेश्वर से ढेर सारी दुआएं करता हूँ। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परिवार के साथ खुश हैं और आप अच्छी तैयारी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहे हैं। सभी अजीज मित्रों, सभी मेरे बच्चों, हृदयगत रूप से जुड़े हुए सभी शुद्ध भावनाओं के प्रतिभागियों, आज हमारा जो टॉपिक होगा जिसके 2 खंड बने। आज पहला खंड होगा जिस खंड में भारत के 3 प्रधानमंत्रियों का व्यवस्थित कालक्रम होगा और बचे हुए प्रधानमंत्रियों का सेकंड पार्ट में कालक्रम होगा। तो हम बताऊं भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री। आपका जो टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख प्रधानमंत्री के बारे में जितनी शक्तियां थी वो सारी हमने आपको बता दी। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। ये किसके नाम से प्रसिद्ध थे? चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका जन्मदिवस जो है 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके दिवस में मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने। एक बात, सबसे पहली बात यह है, ये भारत के पहले विदेश मंत्री भी। तो भारत के प्रथम पीएम तो हैं ही, उसके साथ भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी हैं। प्रथम विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। प्रथम विदेश मंत्री होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय विदेश नीति का जन्मदाता कहा जाता है। ये जन्मदाता भी किसको माना जाता है? चाचा नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर के ऊपर एक प्रश्न और है बहुत ही महत्वपूर्ण। 14 नवंबर बाल दिवस आता है, लेकिन 16 नवंबर के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो 16 नवंबर जो आता है वो प्रेस दिवस के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रेस दिवस के रूप में आता है, 16 नवंबर आता है, और 14 नवंबर आता है वो बाल दिवस के रूप में आता है। चाचा नेहरू के रूप में आप इसको पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, उनके क्या क्या योगदान है? अगर आप एक सर्वप्रथम इस बात को देखें, 26 जनवरी सन 1930, 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम मनाया गया। भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम मनाया गया था। स्वाधीनता दिवस, संग्राम नहीं, दिवस मनाया गया था। और इसमें पहली बार क्या हुआ था? 31 दिसंबर सन 1932 के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। क्या किया जाए? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन आपको बता दूं। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया था।
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक ने कहा। और स्वराज्य का प्रस्ताव जो है वो स्वराज्य का प्रस्ताव 23वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी, भारत के वृद्ध पितामह, उस दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में इसे पारित किया गया था। तो स्वराज्य का विधेयक या प्रस्ताव 23वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 कोलकाता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में पारित किया गया। दादाभाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पितामह कहते हैं। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया और राष्ट्र गोप्तर नाम की पत्रिका लिखी थी। कौन सी दो पत्रिका इन्होंने लिखी? जो राष्ट्र गोप्तार, इसको राष्ट्र गोप्तार भी कहते हैं, और दूसरी लिखी थी वॉइस ऑफ इंडिया। उनकी अध्यक्षता में ये स्वराज्य का विधेयक पारित हुआ। स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में किया गया था। इनके सहयोगी मोतीलाल नेहरू थे। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग भी किसने की? पंडित नेहरू ने की। 1948 में जो अपनी परियोजनाएं उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा, 1948 में जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत का क्या कहा? मंदिर कहा, प्रवेश द्वार कहा। 1948 में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सहायता कोष की स्थापना। 1948 में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सहायता कोष की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। 1948 अगली जो तिथि आपकी आती है वो 1948 ईस्वी के अंतर्गत जो दर आयोग बना था 48 एस के दर आयोग जिन्होंने कहा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। किसने कहा भाई? एस के दर आयोग जिन्होंने कहा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। लेकिन इसके बाद 1949 में जेवीपी समिति बनी। उस जेवीपी समिति के सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भी यही निर्णय दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या गठन नहीं होगा। जेवीपी में जवाहरलाल नेहरू, बी में वल्लभ भाई पटेल और पी में पटाभी सीतारमैया थे 1949 में। और इसका नाम रखा गया था जेवीपी समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के थ्रू थी। और उसमें यह बात कही गई कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। लेकिन इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 1953 ईस्वी में श्री रामुलु पुट्टू या श्री रामुलु पोटी या पोदी भी इसे कहा जाता है इतिहास के अंतर्गत, या पुट्टू रामुलु भी इसको आप कह सकते हैं। पुट्टू रामुलु, कई जगह रामुलु पुट्टू लिखा हुआ, कई जगह रामुलु पुट्टू लिखा हुआ, सही है। 1953 ईस्वी में
पुट्टू रामलू ने हैदराबाद राज्य से भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग की। किसकी मांग की भाई? आंध्र प्रदेश की मांग की थी भाषाई आधार पर। यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती थी? तेलुगु भाषा। आराम से देखिए, एक एक स्टेप में कई कंपटीशन के क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। हर प्रश्न को बड़ी महत्वपूर्णता से देखना है। 1953 में पुट्टू रामलू ने हैदराबाद राज्य, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना नहीं थे, उस राज्य का नाम था हैदराबाद, और हैदराबाद राज्य से भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग की। और मांग किसने की? पुट्टू रामलू ने, और तेलुगु भाषा के आधार पर 56 दिन के अनशन के बाद 56 दिन के अनशन के बाद 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु होने के बाद यानी कि प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बना। प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बना, और ये जो राज्य बना उसका नाम क्या रखा गया? आंध्र प्रदेश। क्या रखा गया? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया। क्या अलग हो गया? तेलंगाना अलग हो गया। तेलंगाना की राजधानी कौन सी रहेगी? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी होगी? अमरावती। ये जो अमरावती है, ये पहले भी किसी राजवंश की राजधानी रही है क्या? तो अमरावती पहले जिस राजवंश की राजधानी रही है वो कौन सा वंश है? शाहतवाहन वंश। पहले जिस राजवंश की राजधानी रही है वो राजधानी किसकी रही है? शातवाहन वंश की राजधानी रही है। तो ये भाषाई आधार पर पहली बार राज्य का गठन हुआ। पंडित नेहरू के काल में 3 बृहद लोहा इस्पात उद्योग विकसित हुए। लोहा इस्पात उद्योग विकसित हुए, और वो कौन से हैं? राउरकेला, उड़ीसा। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। दूसरा भिलाई, और ये कहां पर है भिलाई? आपका वर्तमान झारखंड क्षेत्र में है, पहले बिहार में था। सोवियत संघ रूस। और तीसरा दुर्गापुरा, और ये दुर्गापुरा कहां पर है? पश्चिमी बंगाल। और ये किसके सहयोग से विकसित हुआ? ब्रिटेन के सहयोग से विकसित हुआ था। ये 3 बड़े कारखाने इनके काल में विकसित हुए। इनके काल में ओबीसी अनुच्छेद 340 में गठन के लिए 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? आयोग का गठन हुआ। ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए एक नया अनुच्छेद 340 जो है उसका गठन और उसका मार्गदर्शन लिया गया। तो काका कालेलकर साहब की अध्यक्षता में पहला आयोग गठित हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1955 ईस्वी में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह भी इन्हीं के काल में हुआ। फिर अगली चीज यहां पर है 1954 ईस्वी के अंतर्गत 1954 ईस्वी बांडुक सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति चाओ इन लाई के साथ पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की। पंचशील
सिद्धांतों पर हस्ताक्षर की, यानी 1954 में बांडुक सम्मेलन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के राष्ट्रपति चाउ इन लाई के साथ पंचशील सिद्धांतों पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। पंचशील मूलतः किस धर्म से संबंधित है? तो इस धर्म का नाम आता है, वो कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म से संबंधित। पंचशील में 5 हैं। हर देश दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करे, कोई देश बिना वजह किसी देश पर आक्रमण ना करे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के साथ सहयोग की नीति रखी जाए और सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। ये पंचशील सिद्धांतों की घोषणा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा की गई थी। नेहरू के काल में 7वां संवैधानिक समझौता संशोधन हुआ। नेहरू के काल में 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ और 7वां संवैधानिक संशोधन जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित, राज्य पुनर्गठन से संबंध रखता है। इससे संबंध रखता है, राज्य पुनर्गठन जो है उससे संबंध रखता है 7वां संवैधानिक संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। इसमें 2 उपबंध देखिए। 7वें संवैधानिक संशोधन में एक बात कही गई कि एक राज्यपाल है, वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर कही गई थी, वो ये बात थी कि एक उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र है, वो एक से अधिक राज्यों का संयुक्त रूप से जो है वो कार्य क्षेत्र उसके अंतर्गत हो सकता है। तो ये बात कब कही गई थी? 7वां संवैधानिक संशोधन जो आपका था, उस 7वें संवैधानिक संशोधन में ये बात आपके इसके द्वारा कही गई थी। दूसरी बात देखिए, 7वें संवैधानिक संशोधन के अलावा आपके जितने भी IIT हैं, एम्स हैं, ये पंडित नेहरू के काल में बने। जो आपका IIT है, एम्स है, आपका IIT है, एम्स का गठन है, IIM का गठन है, ये जो 3 गठन की प्रक्रिया जो हुई है वो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जो हैं उनके काल के अंतर्गत हुई है। दूसरी बात देखिए, 1957 ईस्वी के अंतर्गत बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में त्रिस्तरीय योजना की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय योजना की सिफारिश की, और ये त्रिस्तरीय योजना थी वो किससे संबंधित थी? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ये किससे संबंधित थी? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति में बनी। इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के प्रथम PM पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव से, कौन से गांव से? नागौर के बगदरी गांव से, नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी। पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी और भारतवर्ष के पहले जिला प्रमुख लिखमाराम चौधरी बने। नागौर के प्रथम जिला प्रमुख लिखमाराम चौधरी बने। कौन बने? लिखमाराम चौधरी बने। इस त्रिस्तरीय योजना की जो व्यवस्था रखी थी वो भी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हैं। 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी को
भारतीय संविधान के अंतर्गत इसकी योजना रखी थी। उसके बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1958 में क्या किया? 1958 में तत्कालीन पाकिस्तान के पीएम मोहम्मद फिरोज नून के साथ एक समझौता हुआ। तत्कालीन पाकिस्तान के पीएम फिरोज नून के साथ समझौता हुआ। और समझौता क्या हुआ? जो बेरुबारी क्षेत्र था, बेरुबारी क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान को दे दिया। यानी बेरुबारी पर जो पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा था, जो अंतर्द्वंद्व चल रहा था, वो बेरुबारी क्षेत्र है वो पाकिस्तान को दे दिया। किसने? पंडित जवाहरलाल जी जो नेहरू हैं, उस जवाहरलाल जी नेहरू ने ये क्षेत्र उनको दे दिया था। लेकिन जब विपक्ष के द्वारा इस पर विरोध किया गया, विपक्ष के द्वारा क्या किया गया? विपक्ष के द्वारा विरोध किया गया इसके एक सवर में कि भाई ये बात तो बिल्कुल गलत हुई। तो उस समय बेरुबारी मामले में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति से परामर्श किया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया गया। अनुच्छेद 1958 में तत्कालीन पाकिस्तान के जो पीएम है वो यानी कि मोहम्मद फिरोज नून, और उनके साथ एक समझौता हुआ, बेरुबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया, जो दोनों के बीच द्वंद्व था। लेकिन विपक्ष के द्वारा जब विरोध किया गया तो मामले में अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उससे परामर्श किया गया। उन्होंने 1961 में बेरुबारी विवाद बनाम भारत मामले में क्या कहा गया कि भाई पंडित नेहरू ने यह परामर्श किया कि क्या हम किसी को नहीं दे सकते? तो उन्होंने कहा कि आप दे तो सकते हो, लेकिन आपको इससे पहले संविधान के आर्टिकल 368 में संशोधन करना होगा। यानी आप दे तो सकते हो। 1961 में इस मामले का जवाब आया कि आप ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन आपको ये करने से पहले यानी कि 368 अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा। क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। ये बात उस समय कही गई थी। तो नौवां संवैधानिक संशोधन हुआ, और नौवां संवैधानिक संशोधन करने के बाद ये किसको दे दिया? ये नौवां संवैधानिक संशोधन करके पाकिस्तान को दे दिया। तो बेरुबारी विवाद पर कौन सा हुआ? नौवां संविधान संशोधन किया गया, और संविधान संशोधन में किसको दे दिया गया था ये मामला? ये नौवां संविधान संशोधन में बेरुबारी पाकिस्तान को दे दिया गया। ये भी किसके समय हुआ था? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। अगली चीज यहां पर ये आती है कि 1961 में गोवा, दमन और दीव यानी कि 3 क्षेत्र हैं। 1961 में गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव जो क्षेत्र हैं, इनको ऑपरेशन विजय के तहत भारत में विलय किया, क्योंकि इन पर अधिकार किसका था भाई? पुर्तगाल का अधिकार, पुर्तगाल का अधिकार था। एक बात आपसे और पूछी जाएगी, भारत में आने वाले पहले विदेशी यात्री कौन थे? पुर्तगाली थे। और भारत में सबसे अंतिम समय पर जाने वाले विदेशी कौन थे? तो भी पुर्तगाली थे। तो इनको ऑपरेशन विजय के तहत शामिल कर लिया गया। ऑपरेशन विजय के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया, या ऑपरेशन विजय के तहत इसे भारतीय हिस्से के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो पंडित नेहरू ने ये सारे काम जो हैं वो किए थे। पंडित नेहरू का 1961 में एक और श्रेष्ठ योगदान, 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कहां से थे? भारत से।
दूसरे थे मार्शल टिटो यूगोस्लाविया। और तीसरे व्यक्ति जो आपके थे मार्शल टिटो यूगोस्लाविया से, जवाहरलाल नेहरू भारत से, नासिर मिस्र से, सुकर्णो कहां से थे? गाना से थे। इन चारों ने मिलकर एक नए आंदोलन को जन्म दिया और यह आंदोलन क्या कहलाया? गुटनिरपेक्ष। क्या कहलाया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहलाया। तो गुटनिरपेक्षता के भारतीय समर्थक भी पंडित नेहरू हैं और गुटनिरपेक्षता के जन्मदाता ये चार व्यक्ति जो हैं वो इसके जन्मदाता। गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन जो हुआ था, वो गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 1961, और 1961 में जब पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, पुर्तगाल क्षेत्र जो है उसके बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ था। भारत में गुटनिरपेक्षता का आज तक एकमात्र सम्मेलन हुआ 1983 में। भारत में गुटनिरपेक्षता का प्रथम सम्मेलन हुआ, जो एकमात्र सम्मेलन था 1983। इसकी स्थापना के समय केवल 25 सदस्य थे, लेकिन आज 125 सदस्य जो हैं वो इस गुटनिरपेक्षता के दृष्टिकोण में आ चुके हैं। एक बात आपसे पूछी जाती है, गुटनिरपेक्षता किसे कहते हैं? देखो, 1949 में पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक अमेरिका ने एक गुट बनाया था जिस गुट का नाम था नाटो, और 1955 में साम्यवादी समर्थक रूस ने एक गुट बनाया था जिसका नाम क्या था? वारसा गुट है वो रूस समर्थक 20 देशों का है, और यानी कि नाटो गुट है वो अमेरिका समर्थित जो गुट है। इन दोनों गुटों से अलग रहकर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। फिर दूसरी बात यहाँ पर 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ, और भारत चाइना युद्ध के अंतर्गत भारत की पराजय हुई थी। और पहली बार भारत की जब पराजय हुई तो आर्टिकल 352 का पहली बार प्रयोग देश के उस समय राष्ट्रपति बन चुके थे, और वो बन चुके थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और उस समय पंडित नेहरू के समय 352 का प्रयोग हुआ था। इसके अंतर्गत यानी कि राजस्थान के एक सपूत शहीद हुए थे हलोदी के मेजर शैतान सिंह, यानी राजस्थान के हलोदी क्षेत्र के मेजर शैतान सिंह है, वो इसमें क्या हो चुके थे? शहीद हो चुके थे। तो इसके बाद में आप अगली बात देखेंगे, और वो कैसे आती है इसके ऊपर वो देखिए। 1963 ईस्वी में जेबी कृपलानी के द्वारा 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। प्रथम बार पंडित नेहरू सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, यानी भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, वो अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया। वो अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा। ये जेबी कृपलानी कौन है? ये स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के अंतर्गत आए थे। कहा जाता है 26 मई सन 1964 ईस्वी, 26 मई सन 1964 को पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी। लगभग 16 वर्ष तक का शासन रहा इनका। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। किसको बनाया गया? गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक राष्ट्र जो प्रधानमंत्री बनाया। अगले प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री बने। कौन बने?
लाल बहादुर शास्त्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। लेकिन इसमें नोटेड बात यह है, इसमें जय विज्ञान अटल बिहारी ने जोड़ा। जय विज्ञान किसने जोड़ा? जय विज्ञान अटल बिहारी ने जोड़ा था। और इसमें जय अनुसंधान मोदी ने जोड़ा। जय अनुसंधान मोदी ने जोड़ा। किसने जोड़ा? मोदी ने जोड़ा। दूसरी बात, लाल बहादुर शास्त्री पर दो बातें बड़ी, तीन बातें अति महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताऊं। लाल बहादुर शास्त्री देश के पहले पीएम है जिसकी देश के बाहर मृत्यु हुई है, पहले और अंतिम एक बार। लाल बहादुर शास्त्री हैं, उसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस 2 अक्टूबर और गांधी का जन्म दिवस एक ही दिन के रूप में शामिल होता है। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक समझौता किया था, लास्ट पर्सन है इसका, ताशकंद समझौता किया था, जब यानी भारत और पाक युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में। पाकिस्तान ने भारत के किस क्षेत्र को हथियाने की कोशिश की थी? कच्छ के रण को। किसको हथियाने की कोशिश की? कच्छ के रण को हथियाने की कोशिश की थी। और पाक ने इस नजरिए से भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण। उसके बाद